नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। रविवार को 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़, केरल, नागपुर और आंध्र प्रदेश में एक एक मरीज मिला है। कर्नाटक में तीसरे केस की पुष्टि हुई है। ये सभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित बताए जा रहे हैं, सभी विदेश से लौटे थे। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है देश में। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की भी अपनी तैयारी है। सरकार की कोशिश है 100% लोगों को वैक्सीनेट कर सकें ताकि खतरा जो मंडरा रहा है उसे थोड़ा कम किया जा सके। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 13 दिन बाद 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शनिवार को 24 घंटे में 21 नए पॉजिटिव आए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 8 केस हैं, भोपाल में 6, रायसेन में 2 और जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, बैतूल, सिंगरौली एक एक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 161 पहुंच गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 नवंबर को 23 केस मिले थे। 28 नवंबर को 20 केस आए थे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इसी कड़ी में बीजेपी की करौंद मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पन्ना प्रमुख के बाद बूथ विस्तारक बनाए गए। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के 1070 मंडलों में मंडल कार्य समिति की बैठक चल रही है। साथ ही यूपी चुनाव को लेकर कहा कि जरूरत पड़ी तो वहां भी कार्यकर्ताओं को भेजेंगे। पूरा मध्य प्रदेश, जो हमारे 57 जिले और 1070 मंडल हैं, उन सारे मंडलों की एक साथ बैठकें हमारी संपन्न हुई हैं। आज एक पेज पर पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज एक दिन के अंदर आप देख रहे हो किस प्रकार का उत्साह, किस प्रकार की तैयारी, किस प्रकार के कार्यकर्ता अपनी तैयारी के साथ जुटे हैं। भगत सिंह मंडल हमारा जो है, हमारे इस मंडल के सभी कार्यकर्ता अपने अथक मेहनत के साथ अपनी कार्य समिति अच्छे से अच्छे संपन्न हो। और जो हमारा संगठन का पर्व है, उस संगठन के पर्व में अपने संगठन को किस प्रकार से हम स्वावलंबी अपना मंडल बनाएं, अपने ग्राम नगर केंद्र को सक्रिय करें, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने का एक रणनीति, चाहे वो विस्तारक योजना होगी, समर्पण निधि की योजना होगी, या माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात होगी। उन सारे मुद्दों पर आज चर्चा अपनी कार्य समिति के अंदर बैठकों में हो रही। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली आयोजित हुई। राष्ट्रीय रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये चीजें एक नहीं हो सकती। यानी मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। रैली में प्रियंका गांधी ने भी केंद्र और बीजेपी की रीति नीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं है बल्कि गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी राज में महंगाई तो देश में बढ़ी ही है, साथ ही संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर
10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए, पूरा साल निकल गया वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है। जब कोरोना आया तब भी राहुल जी ने कहा कि ये चेत जाने का अवसर है, लेकिन मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। 3 काले कानून के खिलाफ भी राहुल जी ने कहा ये लिख के ले लो, ये 3 काले कानून वापस लेने होंगे। और आज आप देख लीजिए राहुल जी ने जो कहा कि कानून वापस लेने होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जो थूका हुआ उसे चाटना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आप सब यहाँ हैं, आप उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ रैली में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी, कमलनाथ शामिल हुए। कमलनाथ के जयपुर में रैली में शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कांग्रेस देश में अस्तित्व खो रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये देश को दिखावा लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करने का काम करती है। कांग्रेस केवल देश के अंदर जिस प्रकार से अस्तित्व खो रही है, इतनी क्षमताएं और ताकत नहीं है, तो ये जाकर के जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इन सारी बातों से कुछ होगा नहीं, और ये जनता को, देश को पूरा दिखावा लगता है। कांग्रेस केवल दिखावा करने के अलावा कुछ करती नहीं है। इसलिए आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। ये केवल झूठ और छल कपट की राजनीति ही कांग्रेस करती है, जो वहाँ पर इकट्ठे होकर के इस दिशा में करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। रैली से वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने जहां देश में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर जमकर निशाना साधा। दोनों को हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा से प्रेरित बताया। देश में महंगाई एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है और इससे हर परिवार प्रभावित है और पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो झूठ का है, फरेब का है, और इसी कारण से इनके जो आदर्श हैं वो हिटलर है, मुसोलिनी है, जो लगातार एक झूठ को 100 बार बोलने से सच मालूम पड़ता है। तो इसी आधार पे पूरे देश में ये बरगलाने के काम, बहकाने के काम करते रहें। जो विदेश से आयातित इनके आइडियोलॉजी है और संस्कृति भी आप देखेंगे तो ये बैंड लेके चलते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, काली टोपी पहनते हैं। ये भारतीय परिधान नहीं है और वो उसी से प्रेरित हैं और उसी के आधार पे काम करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार और विपक्ष में सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र को लेकर दोनों पक्षों ने तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार को कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विंटर सेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुल 755 प्रश्न लगाए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से 2 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। तरफ से पूरी तैयारी है और विपक्ष जो भी प्रश्न लाएगा, जो भी स्थगन लाए, ध्यान आकर्षण लाए, प्रश्न लाए, सभी का जवाब देने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र 5 सिटिंग का आहूत किया गया है। हमेशा इतनी बैठकों की शीतकालीन सत्र होता है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी योजनाओं को लेकर के
गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, हमारी नई योजनाओं को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे। हम प्रतिपक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो विरोध करे, रचनात्मक रूप से सुझाव दे, हम उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इधर विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष धान खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाएगी। वहीं मंगलवार से कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव लाएगी। जनता पार्टी इस सत्र को लेकर के पूरी तैयारी में है। हमारे स्थगन से लेकर के ध्यानाकर्षण और प्रश्नकाल सारे चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से कवर्धा की घटना हुई है, जिस प्रकार से यहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं और यहाँ पर धान खरीदी में जो भ्रष्टाचार और धान खरीदी में जो अनियमितताएं जो सामने आ रही है, किसान जिससे परेशान हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। लगातार डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण की घटनाएं घट रही है। इन तमाम बातों को लेकर के हम इस बार विधानसभा के माध्यम से चर्चा में लाएंगे। विधानसभा की तैयारी है, हमारी तैयारी तो लंबी है और बहुत छोटा सत्र है, मगर जो तात्कालिक सारे मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। में शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। सीहोर जिले के पैतृक गांव धामंदा में अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई धर्मेंद्र ने जवान के 1.5 साल के बेटे को साथ लेकर पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। कमांडो की पार्थिव देह सुबह 11 बजे दिल्ली से भोपाल एयरपोर्ट पहुंची। यहां से पार्थिव देह फूलों से सजी सेना के वाहन में सड़क मार्ग से पैतृक गांव धामंदा के लिए रवाना हुई, जो करीब 1:30 बजे गांव पहुंची। शहीद के सम्मान में भोपाल से लेकर सीहोर तक जगह जगह लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर फूल बरसाए। सीएम भी जवान को श्रद्धांजलि देने गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि देने का ऐलान किया। शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। धामंदा शासकीय स्कूल का नाम भी शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से किया जाएगा। गर्व है माता दाबूबाई को और गर्व है उनकी पत्नी सुनीता ठाती को। संकट के इस पहाड़ का भी जिस धैर्य के साथ सामना किया है, मैं मां को प्रणाम करता हूं, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूं, मैं उनकी धर्मपत्नी जो हमारी बेटी है उनको प्रणाम करता हूं। बेटी श्रिव्या जिसकी उम्र केवल 4 साल है, बेटा चैतन्य जो 1 साल का है, वह मध्य प्रदेश के बेटे हैं, देश के बेटे हैं। इस अमर शहीद को मैं प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इनके परिवार को, परिजनों को, जो हम सबका परिवार है, 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। हमारी बेटी सुनीता को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। यहाँ के विद्यालय का नाम अमर शहीद जितेंद्र ठाती के नाम पर रखा जाएगा और ग्रामवासी धामंदा वासियों से मिलकर यहाँ जो स्मारक और उनकी मूर्ति कहाँ लगानी है वो स्थान तय करके उस स्थान को श्रद्धा और देशभक्ति का केंद्र बनाया जाएगा। भिंड पुलिस ने कारोबारी हत्या मामले का 12 दिन बाद खुलासा किया। कारोबारी संतोष जैन की हत्या की साजिश उसके करीबी दोस्त रिंकू उर्फ हरिमोहन शिवहरे ने रची थी। बीते महीने की 30 नवंबर को भिंड ग्वालियर हाईवे पर कारोबारी की लाश मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी हरिमोहन को हिरासत में लिया था। पूछताछ में आरोपी हरिमोहन ने बताया कि मृतक कारोबारी संतोष ने उसकी पत्नी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उसने मृतक को जुआ खेलने के बहाने बुलाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को रोड किनारे फेंककर उसकी कार और मोबाइल को भी ठिकाने लगा दिया। बता दें कि आरोपी पर हत्या का प्रयास और साइबर फ्रॉड के भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न जानकारियां थी उसको एकत्रित किया, जो विभिन्न जगहों से जो भी हेल्प हो सकती थी, सीसीटीवी एनालिसिस किया और टेक्निकल उस पर भी एनालिसिस किया, लोगों को भी लगाया, मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त थी। तो इसी तारतम्य में जो जानकारी डेवलप हुई उसके आधार पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इस पे आरोपी जो है रिंकू उर्फ हरिमोहन शिवहरे, इसको पुलिस ने राउंड अप किया। इससे एक अमली से जब पूछताछ की गई और जो हमारे पास एविडेंसेस आए थे उसके बेसिस पे इसको कन्फ्रंट किया तो इसने ये हत्या का जुर्म करना स्वीकार किया।
DICGC द्वारा कई सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर स्कीम के तहत राशि का भुगतान किया गया। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहयोगी संस्था है जो छोटे जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखती है। देश का 18 चयनित केंद्रों में प्रदेश के गुना में भी शामिल था, जहां भारतीय स्टेट बैंक ने एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने लाभार्थियों को 5-5 लाख के चेक सौंपे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, विधायक गोपीलाल जाटव, गजेंद्र सिंह सिकरवार, SBI के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक संदीप कुमार दत्ता, उप महाप्रबंधक परविंदर भारती, ग्वालियर अंचल के उप महाप्रबंधक गोपाल झा, गुना के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय पागे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए सौंपे गए। PM मोदी ने भी वर्चुअली जुड़कर संवाद किया। मंत्री जी ने किसानों का मान रखने के लिए जो निर्णय किया उसका सभी किसानों ने स्वागत किया और अपने आंदोलन को समाप्त करके अब अपने अपने घर काम के लिए चले गए हैं। यह उनका अच्छा निर्णय है, मैं इस निर्णय की सराहना करता हूं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पत्रकार अध्ययनशाला का आयोजन किया गया। नए सत्र के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी भी शामिल हुए। उन्होंने वर्तमान व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। देश में काम करने के लिए अपार अवसर हैं, सिर्फ क्रिएटिव और नए आइडियाज को खोजने की जरूरत है। नौकरी देने के लिए 1000 जगह है, लेकिन काम का आदमी मिल पाना असंभव है। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि पिता की सफलता से बेटे का दूर दूर तक संबंध नहीं होता। दुनिया को जानने के लिए स्वाध्याय और भाषा पर पकड़ बनाना आज के दौर में अहम बात है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया है। साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना ज़रूरी नहीं है। आदेश में कहा गया है कि यह संगठन समाज के लिए खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने का दमखम रखता है।